अंग्रेजों के टाइम से लेकर और आज तक एक चीज बहुत ही कॉमन रही है, और ये चीज क्या है? तुम अच्छे से पढ़ लिख लो ताकि तुम्हें अच्छी जगह नौकरी मिले। तो पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छी जगह नौकरी करना। और जब हम नौकरी की बात करते हैं ना, तो नौकरी मतलब दूसरों के भरोसे रहना। आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, ठीक है, कम एजुकेशन ली तो आपको छोटी जगह नौकरी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन ली तो आपको एमएनसीज में बड़ी जगह पे नौकरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन करनी नौकरी है, मतलब दूसरों का नौकर बन के रहना, दूसरों का गुलाम बन के रहना। तो एक गुलाम मानसिकता का प्रतीक थी क्या? नौकरी। लेकिन जब हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 की बात करते हैं, और यहाँ पर जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल करिकुलम की बात करते हैं, तो इसके द्वारा इस मानसिकता को खत्म करने का प्रयास किया गया कि नहीं, अब बच्चों को इस तरह से सिखाया जाएगा, इस तरह से बताया जाएगा कि तुम्हें नौकरी करनी नहीं, बल्कि तुम्हें अपना खुद का काम स्टार्ट करना है और तुम्हें दूसरों को नौकरी देनी है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर शिक्षा की बात है कि एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को एक ऐसा माइंडसेट मिले, एक ऐसा दिमाग मिले जहाँ पर बच्चा इस तरह से चीजें सोच सके कि उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, उसको जो उसका जो अपना खुद का आइडिया है। क्योंकि जब हम दूसरों के वहां पे जाके काम करेंगे तो वहां पर जो हमारा जो क्रिएटिविटी है, जो आइडियाज है, वो इतने काम नहीं करेंगे, हमें दूसरों की सुननी पड़ेगी। लेकिन स्कूल टाइम से ही अगर बच्चों को इस तरह से बताया जाए, सिखाया जाए कि तुम अपने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ किस तरह से तुम खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसका पता लगा के आप अपना नया प्रोडक्ट, कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह का जो माइंडसेट है, ठीक है, कैसे बच्चों को दिया जाना है? एंटरप्रेन्योर करिकुलम के द्वारा, कि इस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाए स्कूल लेवल से ही, ताकि बच्चों में इस तरह का माइंडसेट हो कि बच्चे जब स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करें ना, या स्कूल टाइम से ही अपना खुद का कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, खुद का कुछ स्टार्टअप करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर करिकुलम की एट स्कूल लेवल। और हम देख रहे हैं कि रिसेंटली स्कूल्स में भी 9th क्लास से ही एंटरप्रेन्योर जो करिकुलम है, जो बुक्स है, ठीक है, ये जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, उस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी करिकुलम का एक पार्ट बन गया है। ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी करिकुलम की बात करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं, तो एजुकेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इकोनॉमिक ऑफ एवरी कंट्री, की शिक्षा प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के पीछे की एक प्रेरक शक्ति है। क्योंकि कोई भी देश अगर हम देखते हैं ना, विकसित देश, तो वहां पे एजुकेशन उतनी अच्छी है, लिटरेसी रेट उतना अच्छा है। किसी हम पुअर कंट्री की बात करते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट उतना ही खराब है। तो शिक्षा किसी भी देश के विकास का आधार है। और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री, की उद्यमिता प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट दिस एबिलिटी फॉर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए हमें अपने देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसको अपनाना आवश्यक है। क्योंकि जो ये उद्यमी है, किसी भी देश के विकास का आधार है, ठीक है। किसी भी देश में इस तरह के जितने से ज़्यादा स्टार्टअप होंगे, उतना ही उस देश की आर्थिक विकास के लिए जरूरी मतलब बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और जिन देशों में इस तरह के हम देखते हैं स्टार्टअप होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, व्यवसाय मिलता है, तो उनसे उनकी अपनी भी हालत अच्छी होती है और देश की हालत भी अच्छी होती है। फॉर दिस, इसके लिए क्या करना जरूरी है? एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, की इसके लिए जो हम एंटरप्रेन्योर एजुकेशन की बात करते हैं ना, इसको स्कूल एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए। इसको भी बाकी की जो स्कूल सब्जेक्ट हैं उनकी तरह इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। This curriculum includes information on how student can recognize opportunity, कि जब हम इस करिकुलम की बात करते हैं ना, एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं, जब इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। इससे ये पता चलेगा कि विद्यार्थी जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसको कैसे पहचान सकते हैं।
कैसे जो उन्होंने किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, मार्केट में उन्होंने कोई प्रॉब्लम देखी। अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि मान लो जैसे हम आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि जो मार्केटिंग थी ऑफलाइन थी, आपको मार्केट में जाकर सामान लेना पड़ता था, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया और फिर हम देखते हैं अमेजोन की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म आए, चाहे हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो स्टार्टअप हुए, तो उससे क्या हुआ, लोगों का जीवन और आसान हो गया, ठीक है। तो इस पाठचर्या से ये जानकारी शामिल है इसमें कि विद्यार्थी कैसे अवसरों को पहचाने और कैसे जो भी उनका नया प्रोडक्ट है, ठीक है, उनकी जो अपनी योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। कैसे फंडिंग कर सकते हैं कि अपना कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फंडिंग कैसे मिल सकती है, और किस प्रकार से बच्चे जो स्टूडेंट हैं अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस करिकुलम प्रमोट्स इनोवेटिव क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। की यह पाठचर्या क्या करेगी, एक इनोवेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करेगी बच्चों में, ताकि बच्चे इस चीज को सोच सके, जान सकें कि मार्केट में किस तरह से अवसरों को, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से अपनी प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने काम के लिए किस तरह से फंड इकट्ठा करें और किस तरह से अपना काम स्टार्ट करें। इट डेवलप्स क्वालिटीज लाइक रेजिलेंस, डिटर्मिनेशन एंड रिस्क टेकिंग। तो इससे क्या होगा, इससे लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि बच्चे देखेंगे मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, समस्याओं की पहचान करेंगे, उस हिसाब से अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, दृढ़ संकल्प जरूरी है, और जोखिम लेना। देखिए कोई भी हम बिजनेस की बात करें ना, कोई भी काम की बात करें, आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, जब आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो पता चलेगा कि लाइफ में वो आगे तभी बढ़े हैं जब उन्होंने रिस्क लिया है। तो इस तरह की चीजें बच्चों को सिखाना, बताना, दीज क्वालिटीज आर इसेंशियल फॉर सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, की ये गुण उद्यमिता में सफलता के लिए आवश्यक है। थ्रू दिस अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी क्रिएटेड इन देम, कि इसके द्वारा उनमें उद्यमशीलता की जो भावना है पैदा की जा सकती है, कि स्कूल टाइम से ही बच्चों में इस तरह की फीलिंग डेवलप करना कि भाई तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हारे कुछ इनोवेटिव आइडियाज है ना, तुम्हें क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। तुम मार्केट को देखो, देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है, लोगों की क्या जरूरतें हैं, और फिर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर आप कुछ इनोवेटिव करो, कुछ नया करो, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। तो इस तरह की जो माइंडसेट है डेवलप करना, कैसे डेवलप होगा, एंटरप्रेन्योर करिकुलम के थ्रू। तो इसीलिए ये चीजें स्कूल टाइम से ही बच्चों को बताना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चा कॉलेज कंप्लीट कर ले और फिर उसके बाद, ठीक है, कॉलेज कंप्लीट करते ही फिर सोचता है कि चलो नौकरी करें, नौकरी करें। और इस तरह की अगर माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बच्चों में स्कूल टाइम से डेवलप मतलब किया जाएगा ना, तो धीरे धीरे बच्चा जब 16, 17, 18, 19, 20 की एज तक पहुंचेगा तो अपना कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ नया काम स्टार्ट कर सकता है। दिस करिकुलम प्रिपेयर स्टूडेंट टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, की यह पाठचर्या विद्यार्थियों को व्यावसायिक दुनिया की क्या जटिलताएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, ठीक है, इससे बच्चों को इन चीजों के बारे में पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं, और इन मुश्किलों से किस तरह से निपटना है, इस चीज के बारे में भी पता चलता है। Entrepreneur curriculum in education is important to empower the future generation, कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा में उद्यमशीलता पाठचर्या महत्वपूर्ण है। दिस विल लीड देम टू अ प्रोस्पेरियस फ्यूचर, कि ये उन्हें एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी, जहां पर आप भविष्य में नौकरी करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि अपना काम स्टार्ट करके दूसरों को नौकरी देने के बारे में सोचेंगे। थ्रू दिस स्टूडेंट कैन बी मेड सेल्फ reliant, कि इसके द्वारा विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर करिकुलम स्कूल लेवल पे क्यों होना चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है, इसके थ्रू किस तरह का माइंडसेट बच्चों में डेवलप किया जाना है। जो पुराना माइंडसेट है उसकी जगह नया, पुराना क्या था, नौकरी करना, अच्छी जगह नौकरी करना, लेकिन अब नया माइंडसेट क्या होगा, एंटरप्रेन्योर करिकुलम के थ्रू कि अपना काम स्टार्ट करना, दूसरों को नौकरी देना। इसकी नीड क्या है, टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता और चिंतन कौशल को बढ़ावा देना, ताकि बच्चों के जो अपने इनोवेटिव आइडियाज है ना,
उसको बच्चे लॉन्च कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखकर अपनी एक नए प्रोडक्ट के रूप में उसको उसका एक सॉल्यूशन दे सकें। टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, की उद्यमशीलता की भावना पैदा करने के लिए एंटरप्रेन्योर करिकुलम जरूरी है। टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, की विद्यार्थियों को व्यावसायिक दुनिया की जो जटिलताएं हैं उससे परिचित करवाना, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जा सकता है। इसके अलावा टू डेवलप क्वालिटीज लाइक डिटर्मिनेशन एंड रिस्क टेकिंग, की दृढ़ संकल्प और जोखिम लेने जैसे गुणों को विकसित करने के लिए। टू रिड्यूस जॉब डिपेंडेंस, की नौकरी पर निर्भरता कम करने के लिए। टू मेक द फ्यूचर जनरेशन स्ट्रांग एंड सेल्फ रिलायंट, की भावी पीढ़ी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर करिकुलम जरूरी है। और स्कूल लेवल से इसको पढ़ाया जाए, इसको बताया जाए, इसको सिखाया जाए। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इट हेल्प्स टू बी सक्सेसफुल इन करियर एंड इंडस्ट्रीज, कि यह करियर और उद्योगों में सफल होने में मदद करता है। ठीक है, इससे बच्चों को पता चलता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के किस तरह से एक नई अपॉर्चुनिटी, उन प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, और किस तरह से एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए आइडियाज के साथ मार्केट में अपने को मतलब स्टेबल करना है, खुद को किस तरह से डेवलप करना है। तो इट एलिमिनेट्स डिपेंडेंस ऑन जॉब, की ये नौकरियों पे निर्भरता को खत्म करता है। इट हेल्प स्टूडेंट सक्सीड इन अ रैपिडली ग्रोविंग ग्लोबल इकोनॉमी, की ये विद्यार्थियों को तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने में मदद करता है। देखिए, सोसाइटी बदल रही है, टाइम बदल रहा है, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, और इन जरूरतों के बीच में, इन प्रॉब्लम्स के बीच में जब आप नई अपॉर्चुनिटी की पहचान करते हो ना, तो क्या होगा, आपको पता चलता है कि क्या नया किया जा सकता है, कौन से नए इनोवेटिव आइडियाज की आज के टाइम में लोगों की जरूरत है, और उन आइडियाज को लेकर कौन से नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विथ एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक इन न्यू वेज, कि यह विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने का अवसर प्रदान करता है। It also helps students develop the skill needed to be flexible and adaptable, so they can succeed in a wide range of career and industry। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी चीज क्या है कि फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, कि ये बच्चों को इस तरह से थिंकिंग बच्चों में डेवलप करता है कि वो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और जितना ज्यादा अडेप्टेबल हो, कि मार्केट में देखें क्या मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्या क्या नए आइडियाज के साथ मार्केट में काम किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं। तो इसीलिए खुद को जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे और जो नई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप जितने जो परिवर्तन है उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो यह विद्यार्थियों को लचीले और अनुकूली होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि वे करियर और उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में सफल हो सकें। दिस अलाउ स्टूडेंट टू टेक मोर रिस्क इन लाइफ, इससे विद्यार्थी जीवन में अधिक जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आज जितने भी हम बड़े बड़े हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, जितने बिजनेस मैन देखते हैं, सबने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, तभी वो आगे बढ़े हैं। स्टूडेंट सी फेलियर्स एज चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, की जब इसके थ्रू, ठीक है, बच्चों की लाइफ में जो फेलियर आता है तो उसको फेलियर नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहेंगे, भाई ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो ये फेलियर है इसको फेलियर मत समझो, इसको अपॉर्चुनिटी समझो और इसका लाभ उठाने की कोशिश करो। दे डेवलप द एबिलिटी टू बिकम इफेक्टिव लीडर्स इन स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों में प्रभावी नेता बनने की योग्यता विकसित होती है। ठीक है, इससे बच्चों को पता चलता है कि कोई काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से चीजों को लीड करना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बिठाना है, किस तरह से अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से क्या है कि एक इफेक्टिव लीडर्स, स्टूडेंट में एक इफेक्टिव लीडर्स जो है वो डेवलप किया जाता है। दिस दिस कैन मेक द सोसाइटी मोर एंटरप्रेन्योर एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, कि इससे समाज को अधिक उद्यमशील और परिवर्तनशील बनाया जा सकता है। लोगों की जो एक जॉब वाली माइंडसेट है उसको खत्म किया जा सकता है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, और इससे विद्यार्थियों को नैतिक निर्णय लेने, सामाजिक जिम्मेदारी और परिवार पर्यावरण स्थिरता। देखिए, तीन चीज अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ना, कि जब भी आप कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
तो सबसे पहली बात है कि भैया जो आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप समाज के भले के लिए काम कर रहे हो, एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे सोसाइटी के लोगों की सुविधा के लिए करेंगे। और जब आप नए जॉब के अवसर भी आप क्रिएट करेंगे तो भी सोसाइटी के लोगों के लिए करेंगे। नैतिक निर्णय है कि भाई आपको सही डिसीजन लेना है, ठीक है, गलत डिसीजन नहीं लेना, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। और साथ ही साथ आपको पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है कि आपको इस तरह से काम नहीं करना कि पर्यावरण को नुकसान हो। तो इससे क्या होगा, आप एक जिम्मेदार और एक नैतिक नागरिक बन सकेंगे। तो एंटरप्रेन्योर करिकुलम का ये भी एक उद्देश्य है कि लोगों को एक जिम्मेदार, एक सच्चा, ठीक है, एक सामाजिक नागरिक बनाना है जो अपने पर्यावरण का ध्यान रखे, सही रास्ते पे चले, सही तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाए। इट टीचेस स्टूडेंट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटीज, के विद्यार्थियों को अपने समुदाय की समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करना सिखाता है। कि आप अपने समाज में देखो लोगों की क्या समस्याएं हैं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन हम फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें आई हैं, ये क्या था कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको देख कर ही तो नए नए हम देखते हैं कि स्टार्टअप हुए, नए नए एंटरप्रेन्योर आए, उन्होंने अपने नए नए प्रोडक्ट के साथ क्या किया, लोगों की लाइफ को और आसान बनाने की कोशिश की। चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि जब एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फंडिंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन स्कूल की विद्यालयों में उद्यमिता कार्यक्रमों के एकीकरण के लिए देखिए संसाधन सीमित है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें स्कूल्स में इतनी रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे में जब हम ऑन द प्योर करिकुलम की बात करेंगे तो ये आप इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मत मानो, इसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जानी है, तो उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। तो उस चीज़ की हमें कमी देखने को मिलती है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की, इसके लिए जो ट्रेन टीचर है, ठीक है, उसकी कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और लिमिटेड टाइम विद इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम अलॉटेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की, उद्यमता शिक्षा के लिए जो बाकी सब्जेक्ट में जैसे 30 या 40 मिनट्स की क्लास होती है, ठीक है, तो उस तरह से अगर यहाँ पर भी इतना ही टाइम दिया जाए तो क्या होगा, बच्चे नॉर्मल इसको भी एक सब्जेक्ट की तरह लेंगे। ठीक है, जैसे बाकी सब्जेक्ट में एग्जाम देके पास होना है वहाँ पे भी यही चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए इसलिए जरूरी है कि इसके लिए बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। और लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, इसके बारे में जो सामाजिक जागरूकता और समझ की भी कमी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अपना कुछ नया काम स्टार्ट करने की ना, तो लोगों को अक्सर डर लगता है कि नया काम स्टार्ट करेंगे तो डूब जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि कहीं नौकरी ही कर लो। तो कहीं ना कहीं एक सोशल अवेयरनेस की कमी है। और लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की, हम इस सब्जेक्ट को जब स्कूल में एक बाकी सब्जेक्ट की तरफ पढ़ाया जाए तो इसको ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट की तरह थ्योरेटिकली पढ़ाया जाए, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जरूरी है कि इस सब्जेक्ट को जब पढ़ाया जाए सिखाया जाए तो एक्सपर्ट के थ्रू इसको सिखाया जाए। और दूसरी बात है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बच्चों को अलग अलग जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बच्चों का विजिट होना चाहिए ताकि बच्चे चीज़ों को जाने, चीज़ों को सीखें। और साथ ही साथ बच्चों का इंटर्नशिप भी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी चीज़ों की हो सके। अब स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की, इस तरह का जो करिकुलम है अगर स्कूल में हम लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। और क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है, चाहे हम बिजनेस गेम्स की बात करें, वर्कशॉप की बात करें, बिजनेस ट्रिप या विजिट की बात करें, तो इस तरह से चीज़ें करवाई जा सकती हैं। अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे बच्चों की कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप भी करवाई जा सकती है। इस तरह के अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। आज आप जितने भी एंटरप्रेन्योर देखो, जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं, ठीक है, जितने लोगों का काम आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, कि जब हम एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं, इसको स्कूल्स में लाया जाए, ठीक है, स्कूल में लाया जा चुका है और जब इसको पढ़ाया जाए तो क्या क्या चीज़ें इसका बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है। तो एंटरप्रेन्योर करिकुलम इन
एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू एम्पावर द फ्यूचर जनरेशन, की भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा में उद्यमिता पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। दिस डेवलप द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों में उद्यमशीलता की भावना का विकास होता है। बच्चों को एक नया अवसर मिलता है, बच्चे सोच सकते हैं कि यार अच्छी बात है, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, हम जो नया करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जो आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस अलाउ स्टूडेंट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि इससे विद्यार्थी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं, ठीक है। आज चाहे आप यूट्यूब देखो, चाहे आप लैपटॉप देखो, मोबाइल देखो, जितने भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना रहे हैं, ठीक है। तो जो भी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनको कम किया जा सकता है, जीवन को और आसान बनाया जा सकता है। दे आर रेडी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देम सेल्फ टू अडेप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स, की वे बदलते समय के अनुकूल स्वयं के लिए अवसर बनाने के लिए तैयार होते हैं। कब होंगे, जब इस तरह से एंटरप्रेन्योर करिकुलम है वो स्कूल में आएगा, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा, तभी तो बच्चे मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार हो सकेंगे। दिस डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट, इससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता का विकास होता है। दिस इनेबल स्टूडेंट टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड रिसोर्सफुल इंडिविजुअल, की इससे विद्यार्थी आत्मविश्वास और साधन संपन्न व्यक्ति बन पाते हैं। क्वालिटीज लाइक रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड रिस्क टेकिंग डेवलप इन स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में लचीलापन होता है, दृढ़ संकल्प होता है, और रिस्क लेने वाले जो इस तरह की क्वालिटीज है बच्चों में डेवलप होती है। स्टूडेंट आर प्रिपेयर टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, की विद्यार्थी व्यवसायिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर जो करिकुलम है, ठीक है, वो स्कूल्स में जब लाया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है, और कुछ स्टेट में स्टार्ट भी हो चुका है, जैसे दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है, 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इससे किस तरह से जो हम इस दुनिया के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को पता है पैसा लाइफ नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि लाइफ में पैसे की बहुत ज़रूरत है। और पैसे के माध्यम से आप तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त करके अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। चाहे हम घर की बात करें, घर के बाहर की बात करें, आपको कोई भी चीज़ लेना है, कोई भी चीज़ खरीदना है, कोई भी सामान चाहिए, तो उसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, कहाँ से पैसे लेंगे? तो जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हैं, या तो बैंक में जाते हैं, या आपकी जान पहचान में कोई इंसान होता है, आप उससे इंटरेस्ट पर, ब्याज पर आप पैसे लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग फाइनेंस के सोर्स होते हैं जहाँ से आप पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन, कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जब आप अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो फिर आप पैसे कहाँ से ले सकते हैं, आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होंगे। तो इस वीडियो में हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे, जिसमें हम डेब्ट फाइनेंसिंग की बात करेंगे, इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करेंगे, और गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स एंड सब्सिडी मिलती है, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनेंस इज नेसेसरी टू स्टार्ट एंड ग्रो एनी एंटरप्राइज, की किसी भी उद्यम या व्यवसाय को शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं हमारे मार्केट में फाइनेंस के काफ़ी सारे सोर्स अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके, जिनसे फाइनेंस लेकर आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जब आप कोई काम स्टार्ट करेंगे तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। जब आपको पता है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए होगा, तो उसी तरह से आप उसके बाद ही तो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने पैसे चाहिए, उस हिसाब से आप ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि मैं किस सोर्स से कितना पैसा ले सकता हूँ। जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे डेब्ट फाइनेंसिंग की, जिसमें बैंक लोन, माइक्रो फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम आती है। इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करेंगे, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल एंड क्राउड फंडिंग आती है। और ग्रांट्स एंड सब्सिडी की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम 3 पॉइंट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से जाने समझे ना, तो देखिए डेब्ट फाइनेंसिंग का मतलब है उधार लेना।
आप किसी से जब अपने आपको पैसे चाहिए होते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे? डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब दूसरों से पैसे उधार लेना। अब उधार आप बैंक से भी ले सकते हैं, आप किसी इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं। तो डेब्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है, आप पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। दूसरा है इक्विटी फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप पैसे उधार नहीं लेते, आप लोगों से कहते हैं, इन्वेस्टर से कहते हैं कि देखिए मैं अपना एक काम स्टार्ट करने वाला हूँ, आप अगर अपना पैसा इसमें लगाएंगे तो जो भी रेवेन्यू होगा, जो बेनिफिट होगा, उसमें से एक हिस्सा आप रख लेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टर ढूंढने हैं, ठीक है। आपको अलग अलग लोगों से बात करनी है कि देखिए मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ये काम है, आप पैसे दीजिए और जो भी फायदा होगा उसको हम आपस में शेयर कर लेंगे, आपस में बांट देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विटी फाइनेंसिंग। और तीसरा तरीका है गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसमें हमारी हमें ग्रांट्स दे सकती है और जो भी पैसे हैं उसमें हमें सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्स हैं फाइनेंस के। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम डेब्ट फाइनेंसिंग की बात करें, तो डेब्ट फाइनेंसिंग में मैंने क्या कहा था, लोन लेना, उधार लेना। तो इसमें इट मीन्स बोरिंग मनी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि इसका अर्थ क्या है, एक निश्चित समय के लिए धन उधार लेना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप जिससे भी उधार लेते हैं, चाहे आप बैंक से उधार लेंगे, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल से उधार लेंगे, तो उधार लेने वाला आपके सामने क्या शर्त रखता है कि मैं तुम्हें उधार तो दे रहा हूँ, लेकिन जब मुझे आप मेरे पैसे दोगे तो मेरे पैसे के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है, आपको ब्याज भी देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उधार देने वाला आपको उधार देता है, लेकिन किसके बदले में, आपको उसके बदले में क्या देना होता है, उनको इंटरेस्ट देना होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें बैंक लोन आ जाता है, माइक्रो फाइनेंस आ जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। और जब हम डेब्ट फाइनेंसिंग की बात करें, तो इसमें जो भी आप पैसे उधार लेते हैं, या तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है या वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में जैसे हम 1 साल 2 साल की बात करते हैं, 3 साल की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो पैसा आपको 5 साल 10 साल 20 साल इतने टाइम में लौटाना होता है, किसके साथ, ब्याज के साथ। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बैंक लोन की बात करें, तो आप सबको पता है, बिल्कुल इजी है कि भाई बैंक लोन है, आप बैंक से लोन लेंगे। तो बैंक लोन्स आर पॉपुलर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग, की बिजनेस फाइनेंस के लिए आप अपना कोई एंटरप्राइज व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए बैंक लोन की जो बात करते हैं, बहुत पॉपुलर सोर्स है। लेकिन बैंक, आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप काम स्टार्ट करेंगे बैंक आपको इजीली पैसे दे देगा, बहुत मुश्किल से आपको पैसे मिलता है। या तो आपका काम कोई इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि बैंक वाले इंप्रेस हो जाते हैं, तो आपको पैसे दे सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो बैंक आपको इजीली पैसा नहीं देता। हाँ, जब आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई काम स्टार्ट किया, आपका काम अगर बहुत अच्छे से चलने लग गया, आपको फायदा होने लगा, और उस टाइम जब आपका व्यवसाय काम बहुत अच्छे से चलने लगा, स्टार्ट हो गया है, आपको पैसे आ रहे हैं, उस टाइम आप जब बैंक से पैसे मांगेंगे तो बैंक आपको पैसे दे देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि भाई यहाँ पे पैसे लगाना अच्छा है उनके लिए, ठीक है। तो वंस द वेंचर इज अप एंड रनिंग, द कंपनी में बी एबल टू टेक बैंक लोन, की एक बार जब उद्यम चल जाता है तो कंपनी बैंक ऋण लेने में सक्षम हो सकती है, और बैंक बहुत प्यार से आपको पैसे दे सकता है, ठीक है। बैंक लोन। दूसरा, अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें, तो माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो फाइनेंस इज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू लो इनकम इंडिविजुअल। कि माइक्रो फाइनेंस क्या है, एक बैंकिंग सर्विस है, ये हर किसी को नहीं दी जाती। ये किनको दी जाती है, जिनकी लो इनकम होती है, मतलब जिनकी अगर एनुअल इनकम की बात करें 2 लाख 3 लाख इस तरह जिनकी एनुअल इनकम होती है, उनको इस तरह का जो फाइनेंस है उनको मिलता है। तो इट कैटर्स टू द नीड ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज एंड लो इनकम इंडिविजुअल, की जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जिनकी आय बहुत कम है, उनको इस तरह का माइक्रो फाइनेंस उनको मिलता है। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस। और जो लोग, जैसे गांव में हम अक्सर देखते हैं ना, कि जिन लोगों की बैंकिंग सर्विस तक, सिस्टम तक इतनी पहुंच भी नहीं होती, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस के थ्रू क्या होता है, लोन मिलता है। और इसके लिए देखिए, इसके लिए एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है, कि बैंक लोन में जब आप हम लोन लेते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ गारंटी देनी जरूरी होती है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में आपको इस तरह की कोई सिक्योरिटी या डिपॉजिट रखने की आवश्यकता नहीं होती। और इसका मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 36 मंथ, मतलब 3 साल तक के अंदर आपको पैसे वापस लौटाने होते हैं। और
माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो मिनिमम जो होता है 5,000 10,000 से स्टार्ट होता है और 2-3 लाख तक आप इतना लोन ले सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस, जिसमें आपको पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन उसकी जो एक रकम है वो लिमिटेड होती है। 5-10 हज़ार से लेकर और 2-3 लाख तक जाता है, ठीक है। इसमें ब्याज दर भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसमें जो बैंक लोन में क्या है कि आपको कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का डिपॉजिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो देखिए सरकार की भी अपनी योजनाएं हैं, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट की भी अपनी स्कीम होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, द असिस्टेंट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गारंटी टू द रिपेमेंट ऑफ अ लोन, की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। और इस मुद्रा योजना के द्वारा ये कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। और जिनके छोटे अपने काम धंधे हैं, ठीक है, वो अपने काम को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा ले सकते हैं। और दीज लोन्स आर गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह के जो बैंक हैं, ठीक है, वो इस तरह का लोन देते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया गवर्नमेंट स्कीम का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ऐसे में देखिए गवर्नमेंट स्कीम का मतलब है कि ऐसे में आप अगर कोई लोन लेते हैं ना, तो उस लोन की गारंटी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। अगर अगर मान लो बाई चांस आप उस लोन को नहीं पे कर पाए, कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसे में जो उस सुरक्षा की जो गारंटी है आपकी, वो कौन लेता है, सरकार लेती है। फिर अगर हम इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करें तो इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मतलब यहाँ पे आप किसी से पैसे उधार नहीं लेते, बल्कि लोगों से कहते हो कि देखिए मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी आइए, आप भी अपना पैसा मिलाइए, जो भी हमें बेनिफिट होगा हम आपस में उसको बांट लेंगे। तो इसका अर्थ है व्यवसाय में वित्तीय निवेश के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप दूसरे लोगों से आप क्या कहेंगे, उनसे आप कहेंगे कि भाई आप भी आओ, अपना पैसा लगाओ और जो प्रॉफिट है उसको ले जाओ। तो द ओनरशिप स्टेक रिजल्टिंग फ्रॉम अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलाउज द इन्वेस्टर टू शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट। इट इंक्लूड्स एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल एंड क्राउड फंडिंग। तो एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्विटी फाइनेंसिंग समझ में आ गया ना, यहाँ पे आप किसी से उधार नहीं मांग रहे, बल्कि आप लोगों से कह रहे हो कि भाई मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम अपने पैसे लगाओ, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो हम आपस में बांट लेंगे, और जो भी अगर लॉस होता है तो फिर तो वो भी हम आपस में सबका ही होगा, प्रॉफिट भी सबका होगा, लॉस भी सबका ही होगा। तो एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो देखिए एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कैन बी एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस, की कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एक बिजनेस ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस सर्वाइव एंड ग्रो, कि ये देखते हैं कि कोई स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, कोई स्मॉल इंटरप्राइज है, अगर मान लो वो काम अच्छा कर रहा है या काम अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल या बिजनेसेस उन जो स्मॉल इंटरप्राइज है, जो छोटे उद्योग हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और मदद करने का पर्पज लाभ कमाना नहीं होता, ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या होता है कि उनको एक सिक्योरिटी देना, उनको फिर से दोबारा अगर मान लो कोई उद्योग धंधे हैं घाटे में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि उनको मतलब जो भी जरूरत की जो पैसे हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनको जो उस लॉस से उबार सकें, उस घाटे से उबार सकें। तो यहाँ पर जो मुख्य मकसद जो होता है, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, बल्कि जो एक एंटरप्राइज है, जो छोटे उद्योग हैं, उनकी हेल्प करना भी होता है। तो देयर ऑब्जेक्टिव मे बी मोर देन जस्ट अ फोकस ऑन इकोनॉमिक रिटर्न, की इनका उद्देश्य आर्थिक रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने से कहीं अधिक हो सकता है। इनका जो मकसद हो सकता है विकास हो सकता है। देयर इंटरेस्ट में ऑल्सो बी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, की किसी एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। एंजल इन्वेस्टर्स में फोकस ऑन स्मॉल फाइनेंस अमाउंट्स, की एंजल इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं है कि आपको इकट्ठे सारे पैसे दे देते हैं, नहीं, आपको किस्तों में स्मॉल स्मॉल अमाउंट का जो पैकेज होता है, उस पैकेज में आपको पैसे देते हैं, ताकि जो भी छोटे उद्योग धंधे हैं उनका जो भी लॉस है उससे उबर सकें, वो अपने आप को फिर से उठ खड़ा कर सकें। तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, ये लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मेन पर्पज लाभ कमाना नहीं है, लाभ कमाने के साथ साथ क्या है, सामने वाले की जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी हेल्प करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। अब हम जब वेंचर कैपिटल की बात करते हैं, उद्यम पूंजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर से थोड़ा अलग हो जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स का मुख्य मकसद लाभ कमाना नहीं था, ठीक है, वहां पे लाभ कमाने के साथ साथ क्या था कि सामने वाले की हेल्प करना,
ठीक है, आर्थिक विकास था। लेकिन जब हम वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका कंपनी में बराबर का इनका शेयरिंग होता है, हिस्सेदारी होती है। और इनका मुख्य मकसद क्या होता है? इनका मुख्य मकसद होता है लाभ कमाना। ठीक है, तो दिस रिफर्स टू फाइनेंसिंग डेट कम्स फ्रॉम कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेस की इसमें क्या है कि जो वित्त है, जो फाइनेंस है, ठीक है, ये जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, कंपनियां हैं, ठीक है, वो आपको फाइनेंस कर रही हैं। और दे प्रोवाइड कैपिटल टू यंग बिजनेसेस इन एक्सचेंज फॉर एन ओनरशिप शेयर ऑफ द बिजनेस की। अक्सर आप न्यूज़ में भी देखते होगे ना, आप आईपीएल मैच चल रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखिए कि कई टीमें हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, हैदराबाद की बात करें, इस तरह की टीमें हैं। तो उसको किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं खरीदा है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने उसको खरीदा है। और जो भी मतलब बेनिफिट होता है ना, जो भी उनको रिवेन्यू होता है, सब आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर भी शेयर की हम बात करते हैं कि जो भी कंपनी होती है उसमें सबके अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो सबका ही होता है, जो लॉस होता है सबका होता है। तो दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन कंपनीज डेट आर प्रॉफिटेबल, कि उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जो लाभदायक है, जहां से बेनिफिट होता है, जो अच्छे पैसे कमा रही है। और साथ ही साथ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस एंड बिजनेस एडवाइस, कि गाइडेंस भी देते हैं, बिजनेस एडवाइस भी देते हैं कि किस तरह से किसी कंपनी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल का मतलब समझ में आ गया कि इस तरह के लोग जो क्या कर रहे हैं कि आपका जो अपना बिजनेस है, आपका जो अपना व्यवसाय है, उसमें ये लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, और पैसा लगाने के बाद जो भी बेनिफिट होगा उसका कुछ हिस्सा वो लेंगे। फिर क्राउड फंडिंग की बात करें तो देखिए, नाम से ही पता चला क्राउड फंडिंग। तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल फर्म या कोई एक अकेला इंसान आपको पैसे नहीं दे रहा, बल्कि जो फंड आपको मिल रहा है क्राउड से मिल रहा है। ठीक है, तो दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन द कोलेबरेटिव एफर्ट्स ऑन ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, के दृष्टिकोण व्यक्तियों के एक बड़े समूह के सहयोगात्मक प्रयासों पर निर्भर करता है। और जब हम क्राउड फंडिंग की बात करते हैं ना, तो चाहे आपके फ्रेंड हो गए, चाहे आपके परिवार के लोग हो गए, चाहे कोई इन्वेस्टर्स हो गया, चाहे और अलग लोग हो गए आपके रिलेटिव में, तो ऐसे एक लोगों का जो ग्रुप है वहां से आपको फंड मिलता है। तो एनी पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन बिजनेस कैन पार्टिसिपेट इन इट, कि इसमें कोई भी व्यक्ति, ठीक है, शामिल हो सकता है जिसका आपके व्यवसाय में रुचि हो, और जिसको ऐसा लगता है कि आपके व्यवसाय में पैसा डालने से आपको वो मतलब उनको फायदा होगा। तो यहाँ पे फंड कोई एक दो लोग नहीं कर रहे, बल्कि लोगों का एक ग्रुप आपके काम के लिए अपना जो है फंड लगा रहा है, पैसे लगा रहा है। ठीक है, इस उम्मीद से कि आपको जो भी बेनिफिट होगा, जो भी फायदा होगा, वो सब में बांट दिया जाएगा, सबको मिलेगा। ठीक है, फिर लास्ट में अगर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज की बात करें, अनुदान की बात करते हैं, तो देखिए जैसे भारत सरकार की ये स्कीम है स्टार्टअप इंडिया की। अगर आप कोई भी अपना काम, उद्योग धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी अपनी अलग अलग स्कीम्स होती हैं। अगर कोई भी इंसान, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इन स्कीम्स के थ्रू, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के थ्रू आप वहाँ से पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग सोर्सेज से पैसे लेकर अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब अपॉर्चुनिटी शब्द की बात करते हैं ना, तो अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों को यार ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो, ताकि बच्चा कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके। इसी तरह से अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी, मान लो आप अपना एक कोई व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि सीधा आपने सोचा और आपने आपकी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च कर दिया और लोग उसको पसंद करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर करना क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता लगाना कि मार्केट में किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लोग किन चीज़ों को चाहते हैं, किन गुड्स एंड सर्विसेज को चाहते हैं। और उसके बाद जब आप लोगों के बीच जाते हैं ना, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या नीड है, आप उसका पता लगाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि मार्केट में किन प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कौन सा आप काम या नया व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपका वो जो व्यवसाय है, काम है, वो चल जाएगा। तो इसलिए आपको उस अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना होता है कि मार्केट में क्या लोगों की डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं। और जब आप इस अपॉर्चुनिटी का
एनालिसिस करते हैं ना, अवसर का विश्लेषण करते हैं, तो फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अच्छा, मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट अगर हम लेकर जाएं तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। और देखिए, आज अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, एज अ एंटरप्रेन्योर आप एजुकेशन की फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप लोगों के बीच जाएंगे, आप स्कूल में जाएंगे, आप टीचर से बात करेंगे, आप बच्चों से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनको क्या नीड है, ठीक है, वो किस तरह की बुक्स चाहते हैं, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहते हैं, वो किस तरह का कंप्यूटर चाहते हैं, वो किस तरह का मोबाइल चाहते हैं, ठीक है। स्कूल्स में भी अगर हम आज देखें तो देखिए, स्मार्ट बोर्ड है, पहले एक टाइम ब्लैक बोर्ड होता था, वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आ रहा है। तो जब मार्केट में जो चेंज आ रहा है, तो फिर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तभी आपका जो नया व्यवसाय है वो चल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसी अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, ताकि आपको पता चल सके कि किन प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में आएंगे तो आपका काम अच्छे से चलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, conducting market analysis and customer segmentation, assessing the feasibility and student growth। तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने सोसाइटी की बात करें ना, सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा इसमें चेंज आता रहता है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कीप गेटिंग शॉर्टर। और यहाँ पर जो वस्तुएं और सेवाओं जिनका हम प्रयोग करते हैं ना, उसमें भी हमेशा चेंज आता रहता है। और चेंज क्यों आता है? क्योंकि सोसाइटी बदल रही है, लोगों के जो नीड है उसमें भी चेंज आ रहा है, लोगों का जो टेस्ट है उसमें भी चेंज आ रहा है, लोगों के इंटरेस्ट में भी चेंज आ रहा है। तो इसलिए इस चेंज के साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, उसमें भी चेंज करना बहुत जरूरी होता है। आप आज से 2-3 साल पहले जिस तरह के फोन आते थे, आज के टाइम में देखोगे तो एक नए फीचर के साथ फोन आता है। हर 6 महीने में, हर साल में एक नया आईफोन भी देखेंगे, हर साल नया आता है। तो क्या होता है कि उसमें हर साल एक नया फीचर आता है, तो लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों की रुचि बदल रही है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उनकी लाइफ टाइम छोटा होता है, उसमें भी हमेशा अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो मार्केट में नहीं चल पाएंगे। तो दिस इंस्टेबिलिटी कंस्टेंटली ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स की यही अस्थिरता उद्यमों के लिए लगातार एक नया अवसर लेकर आती है, ठीक है। कोविड के टाइम में देखेंगे तो कोविड के टाइम के बाद से ऑनलाइन टीचिंग का दौर बहुत ज़्यादा चला, नए नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, और बच्चों ने उसको काफ़ी पसंद किया, क्योंकि उस टाइम सोसाइटी की नीड थी। तो जो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है, जो ज़रूरतें होती है ना, यही एक नया अवसर लेकर आती हैं। और इसी अवसर को पहचानने की ज़रूरत होती है, ताकि आप एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ सके। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अ चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, कि कुछ ऐसा करने का मौका जो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अवसर देखना पड़ता है, ठीक है। कि आपको अवसर कैसे मिलता है, मार्केट में किन अवसरों मतलब मार्केट में लोगों की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको उस अवसर को आइडेंटिफाई करना चाहता है, तभी आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अवसरों को का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, पता लगाना कि कौन से अवसर ज़्यादा हैं, किन में आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो दिस मीन स्टडिंग मार्केट कंडीशन एंड फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। इससे तात्पर्य क्या है? कि बाजार की स्थितियों का अध्ययन करना और नए अवसरों का पता लगाना। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कि किसी उद्यम के विकास के लिए अवसर विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप देखते हैं ना मार्केट में किन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं, तभी आपका काम चलता है, तभी आपका व्यवसाय चलता है। अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलेंगे, आप टाइम के साथ एक नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाएंगे, तो आपका काम कभी नहीं चल सकता। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जरूरी होता है। आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है, तो आपको इस जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है ना, उसका पता लगाना पड़ेगा। इट इज़ अ टूल टू फाइंड आउट द डिजायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि व्यावसायिक अवसर की वांछनीयता का पता लगाने का एक उपकरण है, कि मार्केट में कौन से व्यावसायिक अवसर हैं, ठीक है, उसका पता लगाना और उसका लाभ उठाना, उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना। दिस नीड टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर बिजनेस ग्रोथ। की व्यवसाय के विकास के लिए इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता है।
अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के शैक्षिक अवसरों की पहचान करना, उसका पता लगाना। तो दिस मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की इससे तात्पर्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्रों में अवसर की पहचान करना। इंडिया हैज अ डेमोग्राफिक एडवांटेज की भारत के पास जनसांख्यिकी लाभ है। दुनिया की आप देखेंगे बड़ी सी बड़ी कंपनियां, हर कोई भारत में आना चाहता है, हर कोई यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वो कुछ भी ओपन करेंगे तो उनका व्यवसाय चल जाएगा। रिसेंटली देखते ना, एप्पल ने भी ओपन किया और उनका काम कितने बेहतर तरीके से चला, बिकॉज देयर इज़ अ बिग मार्केट फॉर एजुकेशन हियर, कि यहाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो 5 ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक 58 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ 5 साल से लेकर 24 साल के बीच है। तो ऐसे में अगर हम इस पॉपुलेशन को टारगेट करके एजुकेशन के फील्ड में नया टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, टीचिंग एड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, तो क्या होगा? चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे उसके, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी का पता लगाना है। पॉपुलेशन साइज विल बूस्ट द डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन एजुकेशन सेक्टर की जनसंख्या का ये आकार भारतीय शिक्षा के क्षेत्र की मांग और विकास को बढ़ावा देगा। द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन इज वेरी बोर्ड, कि भारतीय शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है। यहाँ पर अवसरों की भरमार है, लाखों स्कूल है, इतने कॉलेजेस हैं, करोड़ों स्टूडेंट हैं। देयर मे बी वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन दिस, कि इसमें उद्यमों के लिए विभिन्न अवसर हो सकते हैं, बस क्या करना है, इन्हीं अवसरों को पहचानने की जरूरत है। तो देखिए, अलग अलग हम बात करते हैं जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। चाहे हम लर्निंग सेंटर्स की बात करें, चाहे होम ट्यूटर की बात करें, एजुकेशन ब्लॉगर की बात करें, ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, इन चीज़ों की बात करें, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात करें, फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, ओपनिंग न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इक्विपमेंट्स, टीचिंग एड्स, मॉडल्स। तो देखिए, एजुकेशन जो क्षेत्र है ना, इसमें अवसरों की भरमार है, लेकिन बस आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस एरिया में लोगों को किन चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरतों का पता लगाना है। और फिर आप जो ये अलग अलग ऑप्शंस है, जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें से कुछ भी आप किसी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बाजार की जो जरूरतें हैं, जो अवसर है, उसका पता लगाएं और उसके हिसाब से अपना नया काम आप शुरू कर सकें। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की शैक्षिक अवसरों का मूल्यांकन कैसे करें? तो जो अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अलग अलग फील्ड में आपको पता चल गया, अब उसका मूल्यांकन कैसे करना है? दिस इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग विच ऑफ द वेरियस अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट, कि आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जहां पर आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, लोगों की जरूरत क्या है, फॉर विच गुड एंड सर्विसेज कैन पीपल्स डिमांड बी ग्रेटर, कि लोगों की मांग किन वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक है, स्कूल्स के लिए अधिक है, होम ट्यूशन के लिए अधिक है, ठीक है, लर्निंग सेंटर्स के लिए अधिक है, किन चीजों के लिए लोगों की डिमांड अधिक है, इन विच एरियाज यू कैन परफॉर्म बेटर, कि किन क्षेत्रों में, जो अलग अलग एरियाज की हमने बात की, आप उनमें से किन एरियाज में आप बेहतर कर सकते हैं, इन विच एरिया यू कैन गेट मोर बेनिफिट, कि किन क्षेत्रों में आपको अधिक लाभ मिल सकता है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप इस जो अपॉर्चुनिटी है ना, उसका आप एनालिसिस करेंगे, पता लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी आप एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। फिर कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, की बाजार विश्लेषण और ग्राहक विभाजन का संचालन करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करें, ग्राहक विभाजन, तो अलग अलग सेक्टर आप देख सकते हैं कि मार्केट में लोगों की क्या पॉपुलेशन है, जहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मेल क्या है, फीमेल क्या है, स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों का एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप है वो ज़्यादा है, आपकी टारगेट कस्टमर क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। तो कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, यहाँ पे बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बेटर, कि बाजार को बेहतर ढंग से समझना, आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर, की अपने कस्टमर को टारगेट करना, कि अगर एजुकेशन फील्ड में बात करते हैं तो आप टीचर्स के लिए कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, आप बच्चों के लिए लेके आना चाहते हैं, बच्चों के लिए भी किस एज ग्रुप के लिए आप अपना नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, तो ये चीज आप देखना। फाइंडिंग आउट कस्टमर नीड, की ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कस्टमर, की ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना, तभी तो आपके जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, आप उसके प्राइस जो हैं वो आप उसको तय कर सकते हैं। और असेसिंग द फिजिबिलिटी एंड स्टूडेंट ग्रोथ की बात करें, व्यवहार्यता और विद्यार्थियों की वृद्धि का अगर आकलन करना है तो इसमें क्या करेंगे?
आपने अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में आपने मार्केट को एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वंस यू हैव आइडेंटिफाइंग इवेल्युएटेड एंड एनालाइज द मार्केट फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म फॉर डिसीजन मेकिंग। अब लास्ट में आपने मार्केट एनालिसिस भी कर लिया, तो अब आपको डिसीजन लेना है, आपको विचार मंथन करना है, आपको डिसीजन लेना है कि अब आप कैसे करेंगे। ईच ऑप्शन कैन बी असेस बेस्ड ऑन इट्स फिजिबिलिटी एंड स्टूडेंट ग्रोथ, कि प्रत्येक विकल्प, अलग अलग जो हमने विकल्प देखे, ठीक है, तो विकल्प उसकी व्यवहार्यता, कि आप जो भी अलग अलग विकल्प हैं उसको किस तरह से आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और विद्यार्थियों की वृद्धि का आधार पर आकलन करना, कि बच्चों की अगर वृद्धि के हिसाब से देखें, स्टूडेंट की ग्रोथ के हिसाब से देखें, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें, तो कौन सा डिसीजन है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप लाभ उठाना चाहते हैं। Feasibility refers to how realistic, practical and economical your production is। की व्यवहार्यता से क्या मतलब है कि आपका उत्पादन, जब आप एक नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, वो कितना रियल होगा, कितना यथार्थवादी होगा, कितना वो प्रैक्टिकल होगा, कितना किफायती होगा। स्टूडेंट ग्रोथ रिफर टू हाउ इफेक्टिव, बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल द ऑप्शन इज। की विद्यार्थियों की वृद्धि से मतलब क्या है कि जो समाधान है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है बच्चों के लिए कितना प्रभावकारी होगा, कितना लाभकारी होगा, कितना टिकाऊ होगा, उससे बच्चों पर क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे हम कॉस्ट की बात करें, टाइम की बात करें, रिसोर्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें, रिस्क की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें। ये आप अलग अलग क्राइटेरिया बनाकर, जो अलग अलग जो ऑप्शंस हमने देखे थे, ठीक है, आप उसके बेस पर आप एक विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें कि जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है उसके क्या एडवांटेज हैं, तो ग्रोथ ऑफ कंपनी, एज मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी आर एक्सप्लोर्ड एंड स्टेबलाइज द कंपनी विल ग्रो। कि जैसे जैसे अधिक से अधिक अवसरों का आप पता लगाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का विकास होगा, बेटर मार्जिन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब कोई कंपनी नए अवसरों का सही प्रकार से उपयोग करेगी तो उसका विकास होने लगेगा और आपको एक अच्छा अमाउंट, अच्छी इनकम आपकी होने लगेगी। और जब आपके पास एक अच्छी इनकम आएगी तो आपकी जो नया ब्रांड है, नई कंपनी है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। बेटर डिसीजन, आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। आपका व्यवसाय कई कारकों से प्रभावित होता है। अगर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात करें तो इससे क्या होगा, एक आपको एक सोच, एक बेहतर सोच प्रदान करता है, ताकि आप बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर एक सही निर्णय ले सकें जो आपके उद्यम के लिए, आपके व्यवसाय के लिए बेहतर हो। इवेल्युएट प्रोडक्ट और सर्विस डिमांड, की एक बाजार मूल्यांकन आपके उत्पाद और सेवा को बेचने की क्षमता दिखाएगा। ये जो एनालिसिस है आपको यह मूल्यांकन करने में मदद करेगा कि संभावित बाजार, नए बाजार में आपको किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का आप विस्तार कर सकते हैं। न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च, जब आप बाजार को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं तो आप नए अवसरों की पहचान अथवा खोज कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को और ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट चल गया तो बस आप सिर्फ मतलब हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, नहीं, आपको मार्केट में लगातार रिसर्च करनी है, रिसर्च करके लोगों की जरूरत का पता लगाना है, और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में हमेशा चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग बैरियर्स की, जब हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बाजार में अवसरों का भी पता चलता है, और क्या बाजार में खतरा है, क्या रिस्क है, आपको उसको भी, उसके बारे में पता चलता है। लेकिन ये जानना कि आपके शुरू होने से पहले ही आप कहाँ मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या मुसीबत आ सकती है, जब आपको ये पता चलता है ना, तो आपको आगे की योजना बनाने और उन जोखिमों को कम करने में मदद मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है ना, कोई भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको अपॉर्चुनिटी का पता लगाना पड़ेगा कि भाई जिस मार्केट में, जिस एरिया में आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं वहां पर क्या अवसर हैं, ठीक है, उन अवसरों का पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना, ठीक है, फिर आपको एक डिसीजन लेना कि मैं कैसे अब काम स्टार्ट करूंगा, किस तरह से करूंगा, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, तभी आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ एंटरप्रेन्योर,
अगर आप मार्केट में अपना कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, आप कोई नई फर्म या नई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी अपनी कंपनी या फर्म ओपन कर दिया और वो चल जाएगी, या मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ गए और लोग बहुत ही आराम से उसको खरीदने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर आपको क्या करना पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहला काम होता है ना, जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है? मार्केट की स्टडी करना, मार्केट में जाकर रिसर्च करना। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, वहाँ पर लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। लोग लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, या मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, या अपर मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट लाना चाहते हैं ना, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप मेल के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, फीमेल के लिए बनाना चाहते हैं, या छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं। देखिए, आप सब बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है? और बीएड के बाद आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी हायर स्टडी की तैयारी करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्कूल में जॉब करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे नहीं, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। मान लो आप में से किसी ने डिसाइड किया कि मुझे अपना कोचिंग सेंटर ओपन करना है, तो क्या आपने डिसाइड किया कोचिंग सेंटर ओपन करना है, तो कहीं पे भी आप कोचिंग सेंटर ओपन कर देंगे, चल जाएगा? नहीं। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ऐसा कौन सा एरिया है आपकी सोसाइटी में, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे कोचिंग सेंटर कम है। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, बच्चों को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रहने वाली जो फैमिलीज़ हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं, उसी हिसाब से आप अपना कोचिंग सेंटर वहाँ पे ओपन करेंगे, उसी हिसाब से फिर आप फीस जो है रखेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर स्टडी के बाद आप अपना नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप अपना नया कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं, तब आपका काम चलेगा, तब आपके काम को लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा। तो देखिए, इसीलिए एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस का, ताकि फ्यूचर में आप भी अपना कोई नया काम स्टार्ट करें ना, तो काम स्टार्ट करने से पहले पहले आप सोसाइटी में जाएं, वहाँ पे रिसर्च करें, वहाँ पे लोगों से बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें, उनकी क्या नीड है आप उसको जानें। उसके बाद आप अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएँगे, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। तो इसलिए मार्केट का, सोसाइटी का, ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि लोगों की क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम से आप एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक नया प्रोडक्ट लेकर जब मार्केट में जाएँगे, तभी आपका प्रोडक्ट चलेगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, मतलब बाहरी एनवायरनमेंट। आप कोई नया फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, तो पहले आप सोसाइटी में देखोगे, वहाँ पे लोगों की नीड को देखोगे, ठीक है। और जब आप बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसको एनालिसिस करोगे, तभी आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचोगे कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इस एज ग्रुप के लिए करना है, इसका जो प्राइस है आपको कितना रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप कब डिसाइड करोगे? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस कर लोगे। और इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से जान सकें, समझ सकें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 शब्द आते हैं। पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या है? एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है? बाहरी एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें आती हैं? चाहे हम सोसाइटी में लोगों की पॉपुलेशन की बात करें, उनके इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, ठीक है। और चाहे हम ये देखें कि टोटल लोगों की पॉपुलेशन क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसके लिए हमें करना है? बच्चों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। पॉलिटिकल क्या स्टेटस है, ठीक है। और ये भी देखना है कि लोग जो हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि नहीं करते। तो जब इस तरह का आपको क्या करना है, मार्केट की जब आप पूरी स्टडी करते हो, तो इसको क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ आप फिर इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब आप एनालिसिस करके एक डिसीजन पे पहुंचते हो, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? एनालिसिस। तो द टर्म एक्सटर्नल
environment means the element outside the entrepreneur's organization, such as economic, social, political, technological, etc., which affect his business. The word analysis means reaction toward those factor or issues. Neglect therefore or taking of decision by predicting the opportunity. तो सबसे पहले क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, टेक्नोलॉजिकल की बात करें, और जब आप इसकी स्टडी करते हो, ठीक है, इसको एनालिसिस करते हो, तो फिर आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो कि आप किस नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के बारे में पता चल गया होगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस थ्रू which entrepreneur evaluates economic, social, technological, and market condition to determine the opportunity and challenges for their enterprise, and according to which he adjusts his strategy and objective। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है, कि इसमें आप क्या करते हो। आप मार्केट में जाते हो, वहाँ पे सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, तो इन सारी चीज़ों की आप स्टडी करते हो और फिर आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो कि अच्छा आप मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट लेके आएंगे, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लेके आएंगे, तो आपका जो काम है अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। कोई भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी आप अपनी फर्म, अपना कंपनी, कोई कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको इस तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस जरूरी है। और यहाँ पर तीन तरह के एनालिसिस हम बात करेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस, सोशल एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, इसकी हम बात करते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल बिजनेसेस, कि आर्थिक वातावरण का सभी व्यवसाय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, कि भाई हम कोई भी व्यवसाय ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, भाई हमें पैसा चाहिए। आप फायदे के लिए तो कर रहे हो ना। तो इकोनॉमिक इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केट बिजनेस, कि अगर आप कहीं पे भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो आपका मेन पर्पस है कि भाई आपको जो काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट मिले, आपको लाभ मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है। फिर आप ये भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट है आप बेचेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, और डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, की कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है, इकोनॉमिक फैक्टर एनालिसिस में आता है। आपको ये देखना है कि भाई मार्केट में किस तरह के लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लोग कितने किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखकर ही तो आप जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, आप अपना फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसका जो प्राइस है आप उतना रखेंगे, ठीक है। चाहे आप ट्यूशन, आप कोचिंग सेंटर ओपन करें तो आप वहाँ की फीस जो रखेंगे, आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो आप उसका प्राइस रखेंगे। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर एनालिसिस ज़रूरी होता है। फिर सोशल फैक्टर एनालिसिस, तो सोसाइटी, तो आप ये भी चीज़ देखेंगे ना कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप जिस एरिया में आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन क्या है। दिस हेल्प्स इन स्टडिंग द पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट, यह बाजार के संभावित आकार का अध्ययन करने में मदद करते हैं। अब देखिए, बाहर की जो अमेरिका की कंपनियां हैं, कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, सब के सब भारत में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि भारत की मार्केट बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो उनको पता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो चल जाएगा, लोग उसको लेंगे। और भारत में यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बढ़ा है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे एप्पल ने अपना जो अपने जो स्टोर यहाँ पर ओपन किए तो उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो दिस फैक्टर इंक्लूड्स पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर, करियर आउटलुक, तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एनालिसिस की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट द टेक्निकल लैंडस्केप इज चेंजिंग एवरी वेरी रेपिडली विच इफेक्ट द मार्केट, की वर्तमान समय में तकनीकी परिदृश्य हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है।
आज के टाइम में देखो कि टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ गया कि आप सारा का सारा काम घर बैठे अपने फ़ोन से कर रहे हैं, ठीक है? आप फ़ोन से शॉपिंग कर रहे हैं, आप फ़ोन से आपको खाना मँगाना है, आपको टैक्सी मँगानी है, आपको कहीं पेमेंट करना है, सारी चीज़ें आप घर बैठे फ़ोन से ही आप कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी बहुत फ़ास्ट हो गई है। आप घर में बैठे ही दुनिया में कहीं पे भी बात कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप घर में मँगा सकते हो, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी इज़ क्रिटिकल टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। की तकनीकी क्या है कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है और वैश्वीकरण का एक प्रमुख चालक है। आज देखो जगह जगह हम देखते हैं, ठीक है, कि अलग अलग कोई छोटे छोटे अपने व्यवसाय स्टार्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू, चाहे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू इतना फेमस हो जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को कनेक्ट कर पाते हैं और फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग उनके पास जाते हैं और उनका काम बहुत तेज़ी से चल जाता है। Technological factor affect marketing in three distinct way. New way of प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके की किन नए नए तरीकों से, किन क्रिएटिव तरीकों से नए नए जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उन लोगों को दी जा सकती है। न्यू वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज की माल और सेवाओं के वितरण के नए तरीके। और न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन विथ टारगेट मार्केट की लक्षित बाजारों के साथ संचार के नए तरीके, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में लोग उसको जाने, ठीक है? अब मार्केट में आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा प्रमोट होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, उतना ज़्यादा लोग उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, उसको मंगाएंगे, तो इस तरह से आपका काम बढ़ेगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके, कि किन नए नए तरीकों से आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और दूसरा है कि न्यू वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज के किन तरीकों से आप उसको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। और तीसरा क्या है कि किस तरह से आप की जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस जो आपका प्रोडक्ट है, आप किस तरह से ऐसा अट्रैक्टिव उसमें मतलब नया करेंगे कि लोग वो लोगों के पास पहुंचे, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। अब इसके अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो एनकरेजेस बिजनेस ग्रोथ इनटू न्यू एरियाज, कि नए क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इससे आपको पता चलता है कि किन नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। हेल्प्स एंटिसिपेट एंड अडेप्ट टू चेंज, की अनुमान लगाने और परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करता है। क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू राइज अबोव द कंपटीशन, की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठने के अवसर पैदा करता है। कि मार्केट में कंपटीशन में आप मार्केट की देखिए जितने अच्छे से स्टडी करेंगे ना, जितने अच्छे से लोगों की नीड के बारे में जानेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आप बिल्कुल कंपटीशन में आप फंसेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने मार्केट की पूरी स्टडी की है, तो आपके प्रोडक्ट को लोग खुशी खुशी खरीदेंगे। प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइडर बिजनेस एनवायरनमेंट, की व्यापक कारोबारी माहौल की समझ प्रदान होती है इससे आपको। और एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, की रणनीतिक सोच के विकास को प्रोत्साहित करता है। तभी तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, रणनीति बनाते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस पर्टिकुलर एरिया में करना है, प्राइस क्या रखना है। तो इससे रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द मार्केट, आपको मार्केट की अवेयरनेस होती है। और हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी, की आप अवसरों की पहचान करने और उनका उपयोग करना, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये आपको टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, आपको इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। आप भी जब यहाँ से जाएंगे, बीएड के बाद जब कंप्लीट होगी, आप जाएंगे सोसाइटी में, तो या तो आप जॉब करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ स्टार्ट कर लो, पहले आप लोगों के बीच जाओ, देखो क्या नीड है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, बनाओगे, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा लिया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।